हेलो स्टूडेंट, जो क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है वो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सेकंड में अपन बात करेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी का थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझाया था। अब ब्लैक बॉडी पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल कर हुए थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? विच इज़ एब्जॉर्ब एंड, या तो एब्जॉर्ब करेगी या इमिट करेगी। इमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। इमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। लाइक कौन कौन सी रेडिएशन होती है? एक्सरे, गामा रे, और कौन सी होती है? इंफ्रारेड, यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, और कौन कौन सी होती है? माइक्रोवेव रीजन वाली, रेडियो वेव। दैट इज नॉन एज ए ब्लैक बॉडी। ए गुड एब्जॉर्बर, गुड एब्जॉर्बर as well as good emitter, है ना। जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा उतना ही अच्छा इमिटर होगा। अब कैसे काम करता है, कौन कौन से होते हैं इसके? तो सन है, सन को ब्लैक बॉडी बोला गया है। एक होता है हमारा प्लेटिनम ब्लैक, पीटी ब्लैक। एक होता है हमारे पास इन दोनों को अपन बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? इनकी जो इमिसिविटी है, इमिसिविटी जो है वो इमिसिविटी को इससे दिखाते। इमिसिविटी इनकी वैल्यू 1 होती है फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। अब कैसी होती है आइडियल ब्लैक बॉडी? जैसे एक ब्लैक बॉडी है ना, मतलब एक बॉडी है जिसके अंदर अंदर ब्लैक कलर करा हुआ है, यानी अंदर से पूरी कैसी हो गई है? अंदर से पूरी काली है। अब इधर से मैंने क्या किया, कोई रेडिएशन भेजी अंदर, है ना। एक छेद करके मटकी है, मटकी के अंदर काला कलर करा हुआ, अंदर से रेडिएशन भेजी मैंने, एक रेडिएशन एंट्री करवाई। इसने किया, इसने एब्जॉर्व किया कुछ पार्ट इमिट किया। फिर इससे क्या, इससे टकराया, कुछ एब्जॉर्व कुछ इमिट, फिर कुछ एब्जॉर्व कुछ इमिट, कुछ एब्जॉर्व कुछ इमिट, और अंत में जाके कहीं पूरी जगह ये एब्जॉर्व हो गई अंदर, यानी कोई रेडिएशन अंदर गई, वो बाहर नहीं आई और अंदर ही अंदर एब्जॉर्व होने गई। इसको क्या बोलते हैं? इसको टेम्परेचर पर डाला गया। जब इसको टेम्परेचर पर डाला गया और इसका कर्व बनाया गया, एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट किया और कर्व बनाया गया, तो पता चला कि जो इसकी जो इमिसिव पावर है, क्या बोलते हैं इसको? इमिसिव पावर, जिसको अपन दिखाते हैं ई लैम्डा से। और जो रेडिएशन गई थी उसकी वेवलेंथ, किस वेवलेंथ से आ रहा है, यानी अगर ओसिलेटिंग गया तो किस वेवलेंथ से गया। इमिसिव पावर और वेवलेंथ, ठीक है। अब इमिसिव पावर क्या होती है? ई बराबर ई टोटल एनर्जी अपॉन टाइम टी, इसको ई टी से भी दिखाते हैं। और इधर किसकी बात करेंगे? लैम्डा की। अब टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जब T3 था, T3 पे ये कंडीशन थी। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर ऐसा हुआ, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, ये कर्व आगे की तरफ खिसकने लग गया। यानी ये है टेम्परेचर T3, ये टेम्परेचर है हमारा T2, और ये वाला टेम्परेचर है हमारा T1। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है किसका? T3 का, जिसका वेवलेंथ यहाँ पे है, इसका वेवलेंथ यहाँ पे है, इसका वेवलेंथ यहाँ पे है। इस वाले को बोला गया लैम्डा M3, लैम्डा M2, लैम्डा M1, ठीक है। टेम्परेचर T3 ज़्यादा है, T2, और फिर आ गया T1। ये है एक्सपेरिमेंटली कर्व, ठीक है। और अंदर जो मटेरियल है, इस मटेरियल को अपन क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी मटेरियल, ब्लैक बॉडी मटेरियल, ठीक है। या कौन सा? प्लेटिनम ब्लैक हो सकता है, ठीक है। जो हम बात करते हैं ई लैम्डा, वो टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये बातें कंप्लीट समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है। किसकी बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में? सबसे पहले कौन सी आती है? रेडियो वेव्स। फिर कौन सी आती है? माइक्रोवेव। फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। फिर कौन सी आता है? विजिबल रीजन, जिसमें अपन देख सकते हैं।
विजिबल रीजन, इसके बाद में आता है यूवी रेज, फिर आता है एक्सरे, एक्सरे के बाद में आता है गामा रे। अब जो माइक्रोवेव रीजन है वो कितना होता है देख लो, ये 1 मीटर के आसपास होता है, ये वाला होता है 1 mm के पास, मिलीमीटर के पास, ये होता है 1 माइक्रो, मतलब ये माइक्रोमीटर के रेंज में होता है, ये हमारा 1 नैनोमीटर के रेंज में होता है, ठीक है। और जो हमारा विजिबल रीजन है ये कौन सा रीजन में होता है, ये होता है 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर, ये विजिबल रीजन है। और जो यहाँ इस इतने से रीजन मतलब इस साइड लेफ्ट साइड में जो हमारा वेवलेंथ है उसकी होती है लॉन्ग वेवलेंथ, ऐसे होता है, यानी क्या होता है लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ और लो फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी लॉन्ग वेवलेंथ। और जो हमारा राइट साइड में है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ये तो ये 4-5 बातें करी थी किसके बारे में, हमारे ब्लैक बॉडी के बारे में। और जो ब्लैक बॉडी का जो कर्व है इमिसिव पावर और वेवलेंथ, तो ये एक तरह का स्पेक्ट्रम है, कर्व है। तो कैसा दिख रहा है तुमको स्पेक्ट्रम कर्व, इस स्पेक्ट्रम कर्व से क्या क्या बातें निकल के आ रही है। तो सबसे पहले जो ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम कर्व है, ब्लैक बॉडी की जो बातें हैं वो कैसा है, एक तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। दूसरी और कौन सी बातें हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और जो डिफरेंट डिफरेंट इमिसिव पावर है उस पर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे इमिसिव पावर इंक्रीज होती है और पीक वैल्यू तक जाती है और उसके बाद में डिक्रीज हो जाती है। कौन कौन सी बात है, एक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, दूसरी बात क्या बताई, डिफरेंट डिफरेंट इमिसिव पावर पे इमिसिव पावर पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे, ठीक है। और क्या बात करी, जैसे जैसे पहले क्या होता है वेवलेंथ इंक्रीज होगी, एक पीक वैल्यू तक जाएगी, फिर उसके बाद में इमिसिव पावर भी इंक्रीज होगी और पीक वैल्यू तक जाएगी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा डिक्रीज होगी। यही कंसेप्ट है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ये कंसेप्ट की बात है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन पीक वैल्यू shifted toward lower wavelength। अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो वो पीक वैल्यू की तरफ डिफाइन हो जाएगी, जितनी लेंथ पे वो डिफाइन होगी, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे, पीक वैल्यू किस तरफ डिफाइन होगी, लोअर वेवलेंथ के लिए। यानी ये देखो ये 0 पे था और ये लैम्डा पे था, यही कंसेप्ट था 0 से लैम्डा। ये पीक वैल्यू मेरे आ रही थी यहाँ पे, अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो पीक वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे। यानी कितना डिफरेंस आ जाएगा, ये जो डिफरेंस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं अपन, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको क्या बोलते हैं अपन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट। ये किसने बताया था, वीन ने बताया था, वीन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू डाई प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो लैम्डा एम बराबर कितना आ गया, लैम्डा एम बराबर कितना आ गया, b/t। तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कितना आ गया, बी क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.893 इंटू 10⁻³ mk, ठीक है। एरिया अंडर द ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर क्या होती है, अब बता देता हूँ तुम्हें। इमिसिव पावर पे फॉर्मूला, इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी कर्व रिप्रेजेंट टोटल इमिसिव पावर E इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, 0 से इन्फाइनाइट तक है, क्या है लैम्डा, वेवलेंथ है 0 से इन्फाइनाइट तक है, और अंदर क्या लगेगा E लैम्डा एनर्जी और D लैम्डा, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, E बराबर एप्सिलॉन सिग्मा T⁴। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टीफन लॉ,
स्टीफन लॉ बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं अपन, इमिसिविटी, जो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए कितनी होती है, आइडियल के लिए 1 होती है। और सिग्मा जो है, सिग्मा क्या, स्टीफन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 W/m²K4। ठीक है। तो कैसे, अगर मैक्सिमम इमिसिव पावर की बात करो ई लैम्डा एम मैक्सिमम, तो किसके प्रोपोर्शनल होगी, टी की पावर 5 पावर के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, टी की पावर 5। और अगर ई लैम्डा ही निकालना है नॉर्मल, तो कैसा हो जाएगा, लैम्डा की पावर 4 की। अब 2 साइंटिस्ट आए थे, कौन कौन से आए थे, एक तो आया था वीन और एक आया था अपना रेले जीन्स। वीन और रेले जीन्स दोनों के कंसेप्ट। तो पहले अपन वीन की बात करते हैं। वीन ने क्या समझा, अकॉर्डिंग टू द वीन रेले जीन्स, तो रेडिएशन अकॉर्डिंग टू वीन के कारण, वीन ने क्या बताया था कि 1/λ⁴ एफ ऑफ लैम्डा टी, फंक्शन ऑफ लैम्डा टी। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ई लैम्डा डी लैम्डा इट इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ गया, A/λ⁵ एफ ऑफ लैम्डा टी डी लैम्डा। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स के कारण इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, इस फंक्शन की वैल्यू होती है e⁻⁴ ये क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स से इस वेव फंक्शन की वैल्यू इसमें पुट किया और इसको सोल्व किया, तो ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, A/λ⁵ e⁻⁻A/λ⁵ डी लैम्डा। ये वीन्स रेडिएशन लॉ है, जो क्या कंसेप्ट देता है कि ई लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनल है e⁻A/λ⁵, यानी जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इमिसिव पावर यानी ई लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी इन्होंने क्या कंसेप्ट, इन्होंने एक चीज़ सिखा दी, कर्व, आधा कर्व एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारा वेवलेंथ है वो हम ये ऐसे है ना, तो ये इतना ऐसे आगे जाके ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। वीन्स किसकी बात करता है, वीन्स रेडिएशन ओनली ऑन किसकी बात करता है, इतनी, यानी लो वेवलेंथ की बात करता है, लो वेवलेंथ और हाई फ्रिक्वेंसी की बात करता है। कौन, वीन। क्लियर हुई वीन की बातें, सारी समझ में आई, वीन की बातें समझ में आई कि वीन क्या क्या समझा पाया। वीन ये 2 बातें समझा पाया। फिर कौन आया, रेले और जीन्स, उसने क्या समझा है वो बताते हैं अपन। फिर कौन आया था, रेले और जीन्स, ये दोनों एक ही है, दोनों के नाम है, दोनों ने मिलके सॉल्व किया, रेले जीन्स है ना। रेले जीन्स का लॉ क्या कहलाता है, अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स कहता है कि अगर ब्लैक बॉडी मटेरियल को आप हीट करते हो किसी टेम्परेचर टी पे, तो इसके जो एटम है वो वाइब्रेट करते हैं। क्या कहता है, रेले जीन्स ने क्या बोला कि जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी को आप हीट करते हो, हीट एट टेम्परेचर टी पे, तो क्या होता है, इनके जो एटम है, किसके जो अंदर अंदर जो बॉडी के अंदर जो कलर किया, जो किया अपन ने ब्लैक करने के लिए, इसके जो एटम है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। कैसे वाइब्रेट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या बनाएगा, ईएम वेव, और ईएम वेव क्या करेगी, एनर्जी को कैरी करेगी, इट इज कैरी एनर्जी। और जो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन होंगे ना, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, वो क्या होंगे, एन लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8π/λ⁴ डी लैम्डा। ये बताया नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर इक्विपोर्टेशन थ्योरम लगा के मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स के कारण अपन एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो कितनी आएगी, px² डिवाइडेड बाई 2m प्लस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या लगा, m² ω/x²। ठीक है, एवरेज एनर्जी देखिए, दोनों का एवरेज निकाला तो px² का एवरेज कितना आ गया, 1/2 kBt। इसका निकाला तो कितना आ गया, 1/2 kBt। दोनों का टोटल लगाए तो कितना आ गया, kBt। एक ही आवाज़ आ रही है। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी कैसी होगी, u लैम्डा डी लैम्डा इट इज़ इक्वल टू n लैम्डा डी लैम्डा और एवरेज एनर्जी। तो n लैम्डा डी लैम्डा ये ना इक्वेशन से
ये देखो, जो हमारा एन लेमडा डी लेमडा था वो अपन इक्वेशन नंबर 1 से लेते हैं, और जो हमारा एवरेज एनर्जी वो इक्वेशन नंबर 2 से लेते हैं। पुट करो इसमें, तो यू लेमडा डी लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, यू लेमडा डी लेमडा की वैल्यू आ गई 8 पाई के पी टी ओवर लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। ठीक है, ये है रेले जीन्स का लॉ। रेले जीन्स का लॉ क्या कहलाता है, ये रेले जीन्स का जो लॉ है वो कैसे काम करता है, वो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ हाई वेवलेंथ के लिए और लो फ्रीक्वेंसी। किसके लिए काम करेगा ये, हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। कौन सा, ये वाला लो, म्यू लैम्डा और यहाँ लैम्डा आ गया। सो ये वैलिड हो गया यहाँ पे। अब यूवी कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, यूवी कैटास्ट्रोफर। यूवी कैटास्ट्रोफर क्या कहलाता है, वी बराबर होता है, अपन देखो कैसे समझाते हैं, वी बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। इसका डिफरेंशियल क्या है, वी बराबर लेमडा का क्या हो गया, माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। ठीक है, तो डी लेमडा बराबर कितना हो गया, माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन सी डी म्यू। देख लो डिफरेंशियल तो क्या है। सो अब देखो डी लेमडा की जगह अपन ये वैल्यू वहाँ रख सकते हैं, तो रखो, तो क्या आ जाएगा, यू वी डी वी बराबर कितना आ गया, 8 पाई के बी टी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी वी, और यहाँ पे आ गया सी। क्लियर है। अब क्या करते हैं, ये क्या बताता है, जैसे अपन इसकी जगह v बराबर सी अपॉन लेमडा है ना, तो अपन v बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो हम क्या करेंगे, लेमडा स्क्वायर बराबर निकाला तो कितना आ गया, सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये रखो यहाँ पे, तो कितना आ गया, यू वी डी वी इक्वल टू 8 पाई के बी टी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब और डी वी। सो हमारा जो यू वी है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वी स्क्वायर के, है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वी स्क्वायर के। अब है यूवी कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है कि अगर अपन ने फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट कर दी तो यूवी कितना हो गया, इनफाइनाइट, जो कि नॉट पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि इसका यूवी इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट होगा तो कैसे बनेगा, ये स्ट्रेट कर्व आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। यूवी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, स्ट्रेट कर्व, जो कि कर्व ही नहीं बन रहा, तो इसको बोलते हैं अपन यूवी कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, अब देखो रेले जीन्स ने बताया ये वाला कर्व, वीन्स ने बताया लोअर वेवलेंथ वाला कर्व, और इन्होंने बताया हायर वेवलेंथ वाला कर्व। तो दोनों ही काम नहीं आए, तो फिर कौन आया, प्लांक ने की दी अपनी हाइपोथेसिस। प्लांक ने अपने हाइपोथेसिस देने के कारण क्या बताया, प्लांक की हाइपोथेसिस क्या कहती है, प्लांक की हाइपोथेसिस क्या कहती है, प्लांक की हाइपोथेसिस ये कहती है, अभी मैंने तो पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था कि प्लांक की हाइपोथेसिस क्या कहती है, कि अगर ब्लैक बॉडी मटेरियल को एट टेम्परेचर टी पर गर्म किया, मतलब हीट किया, तो एटम के वाइब्रेशन हुए लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि ईएम वेव कैरी करे। ईएम वेव एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती, एनर्जी कैरी करी बट एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूस। ये इसकी हाइपोथेसिस यही है कि एनर्जी जो है इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये एनर्जी क्या कहती है, कंटिन्यूस नहीं है। तो एनर्जी कैसी है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पैकेट को क्या बोलते हैं, सो एनर्जी इज क्वांटा, कैसे होगी, ई इक्वल टू एन एच न्यू, ई इक्वल टू एन एच न्यू, जहाँ पे एच क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, these small packets of energy is known as, are known as quanta of energy, जिसको क्या बोलते हैं अपन, फोटोन। सो क्वांटम मैकेनिक्स comes
into picture from word क्वांटा। ठीक है, यहाँ से आया। अब देखो प्लांक की एवरेज एनर्जी निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। प्लांक की जो एवरेज एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू डिवाइडेड बाई ई की पावर एच न्यू अपॉन के बी टी -1। अगर वो कहता है कि तो फिर प्लांक का रेडिएशन लो क्या कहता है कि हम प्लांक का रेडिएशन लो निकालते हैं ना, तो प्लांक का रेडिएशन लो से अपन एनर्जी निकालते हैं, प्लांक की क्वांटम एनर्जी। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अगर E इक्वल टू एन एच न्यू है ना, अगर n की वैल्यू अगर मैंने इनफाइनाइट ज़ीरो कर दी है ना, तो क्या आएगा, E बराबर कितना हो जाएगा, एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी हमारी एच न्यू अपॉन ई की पावर एक्स को सोल्व किया, ई की पावर एक्स का होता है 1 + x और आगे -1, +1 से -1 कट गया, एच न्यू से एच न्यू कट गया, तो एनर्जी कैसी आ गई हमारे पास, के बी टी। और ये एनर्जी कहाँ आती है, ये आती है क्लासिकल में। क्लासिकली किसी पार्टिकल की एवरेज एनर्जी निकाले तो के बी टी आती है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स की जो एनर्जी है, अगर हमने एन की वैल्यू अगर एच जो है हमारा एच करना है यहाँ, एच टेंस टू ज़ीरो क्या लिमिट लगाई, एच की टेंस अगर ज़ीरो कर दिया तो हमारा किसमें बदल गया, वो क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इज़ कन्वर्ट इनटू क्लासिकल मैकेनिक्स, यही है इसका रेडिएशन लो। ठीक है, अब देखो यू लैम्डा डी लैम्डा एनर्जी डेंसिटी निकालना तो इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है, कुछ नहीं करना। देखो पहले जो हमने ये चीज़ निकाली, ये निकाली ना, ये है एनर्जी डेंसिटी, ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखना दिमाग में, याद रख लिया हमारा। देखो एन लैम्डा डी लैम्डा तो आपको पहले से पता है क्या है। ठीक है, एवरेज एनर्जी यहाँ पे क्या रखी थी अपन ने, के बी टी। क्यों रखी, क्योंकि ये क्लासिकली बात कर रहा था। कौन बात कर रहा था, रेले जीन्स। क्वांटम मैकेनिक्स में कौन बात करता है, प्लांक जी। प्लांक जी कहते हैं कि एनर्जी की वैल्यू रखो आप कितनी, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के बी टी -1, ये रखो आप। तो ये रखोगे, लिमिट लगाओगे और इसमें यू वी डी वी दोनों निकाल लोगे। तो लैम्डा के फॉर्म में निकालना, एग्जाम पूछता है, तो लैम्डा के फॉर्म में, और एक इसमें यू वी डी वी में। यू वी डी वी को चेंज किससे करना है, इससे, वी बराबर सी अपॉन लैम्डा से। ठीक है, तो समझ में आया एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालनी है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ तक जो अपन सेकंड नंबर से कहा था, ब्लैक बॉडी का पूरा काम सीख लिया है। अब अपन डी ब्रोगली की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसकी बात करेंगे, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली ने लैम्डा पे कितना काम किया है, वो वाली बातें करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स 2 लेक्चर आए हैं, तीसरा लेक्चर अपलोड होगा तब, जब ये 2 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे आपके तभी। ठीक है, तो अभी 2 बातें, एक तो इंट्रोडक्शन सीखा क्वांटम मैकेनिक्स का, एक अपन ने ब्लैक बॉडी के बारे में सीखा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से लेक्चर आने वाले हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लो कि क्वांटम मैकेनिक्स में अपन क्या क्या चीज़ें समझेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, जो अभी अपन ने सीखी थी। सेकंड है हमारा ब्लैक बॉडी। ठीक है, फिर अपन सीखेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या क्या सीखेंगे, मेजरमेंट में एक तो ऑपरेटर, आइगन वैल्यू और वेक्टर। ठीक है, और क्या सीखेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी के बाद में एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना, वेव पैकेट्स का कंसेप्ट, और एक सीखेंगे अपन श्रोडिंगर इक्वेशन। ये है फेज़ 1 किसका, क्वांटम मैकेनिक्स का फेज़ 1। सेकंड फेज़ में क्या है, सेकंड फेज़ में है पोटेंशियल। कितने पोटेंशियल है, 10 से 11 पोटेंशियल होंगे, उनके बारे में समझेंगे, वो है हमारा सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, ये इंट्रोडक्शन है पूरा, ब्लैक बॉडी, मेजरमेंट्स, ऑपरेटर, आइगन वैल्यू, अनसर्टेनिटी, एक्सपेक्टेशन, वेव पैकेट, श्रोडिंगर। सेकंड में है पोटेंशियल, और जो नेक्स्ट है वो हायर एजुकेशन वाला को हायर क्वांटम मैकेनिक्स है, वो है इसका थर्ड फेज़। 3 फेज़ में कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा
तभी अपन सेकंड फेज पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।